Hello everyone, I am Chani Khan. Welcome to our channel We Can. Today we will discuss the chapter number 4 Agriculture, Backbone of Indian Economy of Class 8th Geography. First of all, we will see the key aspects of this chapter. Agriculture meaning and importance, types of activities, types of farming, major crops, development of agriculture, farms in India and the USA, a comparative study. As you guys all know, agriculture is one of the eldest or one of the main occupation in the people's life of worldwide be or of in India also. मतलब third fourth part of the population in India is immersed in agriculture as a career or as a इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में जो है थर्ड फोर्थ पॉपुलेशन जो है इसमें ही इमर्ज्ड है एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपना टाइम और अपना एनर्जी सब कुछ तो ये वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन कह सकते हैं हम एग्रीकल्चर जो है इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. Let's start. The word agriculture is derived from two Latin words, ager meaning land and culture means cultivations. दो वर्ड से मिलकर बना है. एगर मीन्स लैंड और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. लैंड पर कल्टीवेशन करना. एग्रीकल्चर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which refers to cultivation of crops, rearing of animals, forestry and fishing. It was one of the earliest occupations man had learned after food gathering, hunting and still being practiced world ओवर. मीन्स एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा वी कैन से कि सबसे ज़्यादा पुरानी उसमें आती है जिसमें क्या होता है कि क्रॉप्स का कल्टीवेशन तो है ही और एनिमल्स को जो है ग्रेजिंग करवाना उनके रेयरिंग करवाना ये है, जंगल है, फिशिंग है. तो ऑल दिस एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन एग्रीकल्चर है ना. तो हमने जो शिकार करते थे या खाना इकट्ठा करते थे वो जो अभी भी दुनिया में कहीं ये सब चल रहा है तो उसका भी मेन जो है डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर. मैन प्रैक्टिसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जनरली दीज ऑक्यूपेशंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. यस, देयर आर थ्री काइंड ऑफ occupation या types of activities we can say. First is primary activity. What is the primary section? Primary section is the main part or we can say it's involve the extraction and production of resources. Resources from where? From land, soil, forest, grassland, whenever. इसमें क्या होता है, फार्मिंग, फिशिंग, रेयरिंग एनिमल्स, माइनिंग और मिल्क से रिलेटेड जो है सारे काम हैं ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर में. ये हमारी हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग होती है प्रोडक्ट्स की उसके रॉ मटेरियल जो चाहिए हमें वो अगर कोई चीज़ अवेलेबल करवाती है तो दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ और प्राइमरी सेक्शन ये हम कहेंगे. एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर में which raw material has provided by primary sector is processed in secondary sector. secondary sector में जो कुछ भी raw material हमें primary sector से available हुआ है, provide हुआ है, हम उसकी processing करते हैं. मतलब it becomes into finished form, raw form, from raw forms to फिनिश्ड फॉर्म्स. ये हम उसमें फिनिश्ड होने की मतलब अच्छी जो हम तैयार माल जिसे कहते हैं उस फॉर्म में सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसको कन्वर्ट करती हैं. तो कन्वर्शन ऑफ आयरन और इनटू टूल्स एंड मशीन्स और शुगर कैन इनटू शुगर, कॉटन इनटू कॉटन टेक्सटाइल ये इसके एग्जांपल हैं कि भाई कॉटन जो थी रॉ मटेरियल था, कॉटन टेक्सटाइल हुई, उससे चीज़ें बनी, कॉटन के कपड़े बने. तो ये क्या हुआ, इसका कन्वर्शन हुआ. शुगर केन को हमने चेंज किया शुगर में. जैगरी भी मिलती है उससे, हमें 2-3 चीज़ें शुगर कैन से अवेलेबल होती हैं तो है ना. आयरन और को हमने
कन्वर्ट किया किसमें, टूल्स में, मशीन्स में, वॉट एवर वी वॉन्ट। तो इसका ये कन्वर्शन हुआ, प्रोसेसिंग हुई किसकी, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड मटेरियल में, है ना। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज। एंड व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर्स और टर्शियरी एक्टिविटीज आर दोज which provide transportation, communication, or all kind of facilities or things which we want in primary or secondary sector or activity। means हमको सेकेंडरी और रॉ प्राइमरी सेक्टर में हमको रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए या सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग करने के लिए व्हाट वी नीड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो वो कौन अवेलेबल करवाता है, टर्शियरी सेक्टर। जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में है, सपोज प्राइमरी सेक्टर में एक फार्मर है, वो जो है वो है कल्टीवेट कर रहा है क्रॉप को, लेकिन अब क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए उसको आजकल तो सभी लोग जो है इक्विपमेंट यूज़ करते हैं फार्मिंग के। अगर वो फार्मिंग के इक्विपमेंट शहर से उसके पास लाने के लिए है ही नहीं कन्वीनियंस, कैसे लेकर आए, वो हाथ में तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लेकर आएगा ना, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वो टर्शियरी सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं करवाएगा तो प्राइमरी सेक्टर का काम कैसे चलेगा। अब रॉ मटेरियल भी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो अवेलेबिलिटी भी है, बट देयर इज़ नो प्रोसेसिंग, सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो ऑल दिस थ्री सेक्टर इंटर कनेक्टेड, ये सब एक्टिविटी जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक के बिना, मतलब ये नहीं होगा तो चल जाएगा, या ये सबसे मेन है, ये दो नहीं हो तो चल, ऐसा नहीं होता। these three are interconnected and interdependent। okay, agriculture is the primary occupation which refers to the cultivation of crops, fruits, vegetables, rearing of animals, fishing and allied activities. It helps us in fulfilling our basic needs like food, shelter and clothing. It is practiced by different people all across the world. More than 50% of the population of the world depends on the agriculture. Its practices have undergone a change depending on the physical environment, development of technology and the needs and aspirations of the people। अब जैसा कि बताया एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है और इसमें जो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स का कल्टीवेशन है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है, फिशिंग है, ये सब चीज़ें इस एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। और 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है ना। और जो इसकी परफॉर्मेंस और इसकी नीड्स किस पर डिपेंड करती, भाई फिज़िकल एनवायरनमेंट, कोई जगह कैसी है, कहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है और किस जगह का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कितना है। जैसे कई लोग जो है इक्विपमेंट इतने यूज़ नहीं करते हैं, कई मॉडर्न जो है फार्मिंग के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं इरिगेशन की, तो कितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कितना है इस पर भी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, वहाँ का जो एग्रीकल्चर का कल्चर है। एंड द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों की कितनी ज़रूरत है, कहीं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई लोग जैसे कई जगह वीट उगता है लेकिन वीट इतना खाते नहीं है, इंडिया में वीट उगता भी है और यूज़ भी होता है, तो ये उसके यूज़ और नीड्स और एस्पिरेशन पे डिपेंड करता है। ओके, next is agriculture depends upon various factors. This includes the physical factors. Physical factors में कौन कौन से आते हैं, like the nature of land, soil types and climate. ऑफ कोर्स ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसमें फर्टिलिटी कितनी है, कैसा क्लाइमेट है, इरिगेशन की ज़रूरत है या बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना रहता है क्लाइमेट में, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। एंड ह्यूमन फैक्टर्स लाइक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं और वो ह्यूमन्स के हाथ में भी होते हैं। जो नेचर की चीज़ें हैं वो तो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो ह्यूमंस के हैं जैसे कि पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि कौन सी जो गवर्नमेंट है अपने नेशन के फार्मर्स के लिए सब्सिडी अवेलेबल करवाती है, कम रेट पे उनको फर्टिलाइज़र्स या हाई क्वालिटी सीड्स मिल जाएं, या उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल में उनको सपोर्ट करे कि उनके लिए कम अलग पॉलिसीज़ बने। ये सारा जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। और
किस तरह के सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, मार्केट कैसा है, क्या रेट मिलेगी, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स है. ओके, अर्लियर मैन वॉज सो डिपेंडेंट ऑन नेचर दैट ही यूज सिंपल टूल्स टू कल्टिवेट द लैंड टू मीट हिज ओन नीड्स. Later on, with the development of technology, he developed better quality of seeds, machines like tractors, threshers, combine harvesters, etc. Our methods of farming, the types of crops we grow, the time of sowing, harvesting, tools and implements, almost everything has changed. पहले ज़माने में फार्मिंग की जो भी हम टेक्निक यूज़ करते थे, अब वो जो टोटली चेंज हो गई. चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो सोइंग हो, चाहे किस तरीके के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से जो है किस मौसम में कौन सी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ पैटर्न जो है चेंज हो गया. फार्मिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. देयर आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. ऑफ कोर्स जो फार्मिंग में है उसको हम कह सकते हैं कि टू मेन टाइप में हमने क्लासिफाइड किया है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि वो कैसे होता है, क्या होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और क्या होती है कमर्शियल फार्मिंग. ओके, सबसिस्टेंस फार्मिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है कि जैसे इसको हम कह सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग से ये ऐसे डिफरेंट है कि इसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो हम जैसे प्रीमिटिव सबसिस्टेंस, इसके में भी अलग अलग हैं, प्रीमिटिव है, इंटेंसिव है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नोमैडिक हर्डिंग्स है, ये इसके जो हैं मेन टाइप होते हैं. तो प्रीमिटिव सबसिस्टेंस क्या होता है? प्रीमिटिव सबसिस्टेंस में हम दो तरह की फार्मिंग को करेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. मीन्स ये जो दो हैं प्रीमिटिव के पार्ट्स हैं. प्रीमिटिव में व्हाट इज प्रीमिटिव सबसिस्टेंस? प्रीमिटिव सबसिस्टेंस मीन्स एक छोटा सा मतलब लैंड है अपने पास, इस लैंड पे जो है फार्मर ने एक पोर्शन को लिया, जैसे एक काफ़ी बड़ा लैंड है, उसके सिर्फ एक पोर्शन को, एक पार्ट को लिया उस पर फार्मिंग करने के लिए, उसको पहले जलाया. उसको जलाने के बाद वो जो राख होती है वो जो उसी में ना सीड्स को सो किया, वो हुआ, उसके ऊपर एक पूरा ईयर निकल गया, एक क्रॉप कल्टीवेट हो गई, सो कर दिया, हार्वेस्टिंग कर ली, ये कर लिया, है ना. अब कुछ 1 सालों बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद उस जगह की मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग गई. तो अब क्या करेंगे फार्मर? जो अब अपने ही लैंड का जो दूसरा पार्ट था जो अभी तक यूज़ नहीं किया था कल्टीवेशन के लिए, एनिमल ग्रेजिंग के लिए तो यूज़ कर सकते हैं पर कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया था, अब उस पार्ट को जलाएंगे और उसके जो राख है उसमें सोइंग करेंगे और वो सारा प्रोसेस वही रिपीट करेंगे. तो इसको मतलब इसलिए ये ऐसा है कि इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है कि शिफ्ट कर करके अपने एक ही लैंड के उस पर अलग अलग पोर्शन पे शिफ्ट कर करके वो फार्मिंग करते हैं फार्मर्स. और इससे क्या, इसलिए इसका नाम दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट अ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. इसका मीन्स यही हुआ कि एक एक उसको बदल बदल के जलाते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर उसको कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे पार्ट पर दूसरा जो हमारा पोर्शन उस पर कल्टीवेशन करते हैं, जितने सालों में उसकी जो है फर्टिलिटी की पावर वापस हो जाती है ना. ये होता है. तो प्रीमिटिव सबसिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन is the most primitive type of agriculture practiced by the tribal people living in the tropical forest of South America, Africa and parts of Southeast Asian countries. of एक चीज़ और है प्रीमिटिव सबसिस्टेंस में कि इसमें जो होता है लेबर जो होता है वो ऐसा होता है कि भाई फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर ही कर लिया, ये कम्युनिटी के मेम्बर्स ने मिलकर ये एक लैंड पर और कल्टीवेशन कर लिया और उससे हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक फैमिली की या एक उसकी नीड पूरी हो जाए. जैसे बिजनेस के उस पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट वेरी यूज़फुल. हम कल्टीवेट किया और अपनी ही नीड को फुलफ़िल कर लिया, बस इतना ही उनका मोटो होता है. तो इस वजह से एक ही लैंड के वो इतने से पोर्शन पे और जो है लेबर भी हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये घर वाले मिलकर ही और फैमिली फ्रेंड्स और कम्युनिटी वाले मिलकर ही कर लेते हैं. ये इसकी एक वो है
क्योंकि प्रीमिटिव और इंटेंसिव में यही डिफरेंस है। इंटेंसिव में ये होता है कि इसके ऊपर पॉपुलेशन का ज़्यादा बर्डन होता है, इससे एक्सेप्टेशन ज़्यादा होती है कि भाई आप कल्टीवेट अगर कर रहे हैं तो इसमें हमें लेबर जो है हायर करनी पड़ती है, इसमें इरिगेशन का सिस्टम है, सिंचाई की वो करनी पड़ती है। प्रीमिटिव में क्या होता है कि फार्मर्स टोटली नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, नो इरिगेशन नथिंग, जितना मॉनसून में बारिश आएगी बस उतनी ही हो जाएगा, वो और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते हैं, कोई हाइब्रिड सीड्स हो रहे हैं या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल हाथ वाले टूल्स और इस तरह के नॉर्मल से टूल से ही काम चला रहे हैं। तो प्रीमिटिव और इंटेंसिव में ये डिफरेंस होता है। इंटेंसिव में मतलब हमें लगता है कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत के लिए, ना कि सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स और इस तरीके से नहीं, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत के लिए कल्टीवेशन होना चाहिए। ये इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। Shifting cultivation is the most primitive type of agriculture practiced by the tribal people living in the tropical forest of South America, Africa and parts of Southeast Asian countries. In this type of agriculture, people clear the forest by cutting and burning the trees before cultivating the land. As I told you कि उसको एक पोर्शन को करते हैं, hence it is called slash and burn cultivation or bush and fallow cultivation. These two names you have to learn, slash and burn cultivation and bush and fallow cultivation. The ash provides manure to the crops. Maize and crops like yams and cassava are grown. After 1 or 2 years, once the soil loses its fertility, they shift to another piece of land. This is called shifting cultivation, है ना। एक पीस से, एक प्लेस से वो लैंड के दूसरे पीस पे हम दूसरे पोर्शन पे कर रहे हैं, that is shifting cultivation. And shifting cultivation is also known as झूमिंग in India. This is very important term you have to learn in कि shifting cultivation को झूमिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, यू हैव टू लर्न इट। एंड लडंग इन इंडोनेशिया, मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील एंड रे इन वियतनाम। यू हैव टू लर्न दिस नेम कि किस कंट्री में, किस नेशन में किस नाम से बुलाया जाता है, इंडिया में किस नाम से बुलाया जाता है। ओके। Nomadic herding of animals is prevalent in the arid and semi-arid regions of Sahara, Central Asia and parts of India like in Jammu and Kashmir and Rajasthan. People move from place to place with the animals in search of pastures and water supply and are known as nomads. Seasonal migration of people with their animals is called ट्रांसह्यूमंस। एक कंडीशन ये है कि मतलब जो लोग एरिड और सेमी एरिड रीजन जैसे कि सहारा है, एशिया है या राजस्थान जो है इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं इस काम की तलाश में, वे जगह बदलते रहते हैं। एक जगह काम कर लिया, यहाँ पे क्रॉप हो गई कल्टीवेशन, फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको नोमैड्स कहते हैं। लेकिन अगर कोई सीजनल वाइज माइग्रेट करता है, मींस भाई सर्दियों में जैसे उनका फिक्स है कि इस एरिया में हम जाएंगे और समर में हम उस एरिया में रहेंगे, दूसरे अगले साल वापस समर में वो उसी एरिया में जाते हैं, फिर विंटर में दूसरे उस एरिया, फिक्स है उसको सीजनल माइग्रेशन, ये इसे कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्रांसह्यूमंस, ठीक है। नोमैड्स और ट्रांसह्यूमंस में ये ट्रांसह्यूमंस जो है सीजनल वाइज माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। सम कॉमन एनिमल्स रियर्ड बाय दीज पीपल आर शीप, गोट्स, कैमल्स एंड याक्स। इनके जो 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये इनके मेन जो होते हैं, मेन एनिमल्स हैं जो ये रियर्ड के लिए यूज़ करते हैं। उसमें आपको पता ही, शीप है, गोट्स हैं, कैमल्स एंड यॉक्स है। दे आर मेनली रियर्ड फॉर देयर मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड्स एंड स्किन्स, मेनली फॉर देयर ओन नीड्स। जैसा कि बताया कि कैसे ज़्यादातर इसमें ट्राइबल पीपल ही इन्वॉल्व रहते हैं और उनकी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो इन्हीं से पूरी हो जाती हैं, जिससे कि ये जो चारों एनिमल्स के एग्जांपल दिए हैं, इसी से इनका मिल्क की जो नीड है, मीट की जो नीड है, वुल है,
और जो स्किन, उनकी स्किन और वो ये चमड़े से जो है कपड़े बनाते हैं, ये सब चीज़ें अपनी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, वो इन्हीं से पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है नॉमेडिक हर्डिंग। ये दो चीज़ें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नॉमेडिक हर्डिंग इज इंक्लूडेड इन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। एंड व्हाट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस? एज आई टोल्ड यू, agriculture refers to maximum use of minimum land. In this type of farming, crops are grown on small fields with the help of simple tools and human labor. Crops are grown more than once on the same field to meet the needs of the population. ज़्यादा population के लिए ज़्यादा cultivation की ज़रूरत है, ज़्यादा उसी सेम फील्ड पे। और उसमें क्या किया था प्रीमेंटिव में, सेम फील्ड को हमने छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड में डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर लिया था, है ना। This type of farming is prevalent in areas of dense population, especially in monsoon countries like India, China, Bangladesh, Japan, etc., where it is grown along river valleys due to favorable climate, fertile soil, and availability of cheap labor. यानी कि ये जो मॉनसून कंट्रीज़, मतलब ज़्यादातर मॉनसून पे डिपेंड रहने वाली कंट्रीज़, जहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मॉनसून पे डिपेंड करती है और इरिगेशन की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, एग्जांपल दिए हैं इंडिया के, चाइना के, बांग्लादेश के, तो वहाँ पर जो है लोग इस तरीके के उस कल्टीवेशन के करने के लिए लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जो रिवर के वैली के आसपास का जो एरिया है, प्लेन लैंड्स है, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर भी मिल जाती है, वहाँ पे जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ऐसी अच्छी होती है, मतलब फर्टाइल होती है, वहाँ की क्लाइमेट जो होता है सूटेबल होता है, मॉनसून में मतलब बारिश आ रही है, ये सब अवेलेबल हो रहा है, एक्स्ट्रा इरिगेशन की जो है फैसिलिटी भी हो जाती है, इसलिए mostly food crops like rice, maize, pulses and oil seeds etc. are grown in this intensive subsistence agriculture में जो ये इस तरीके की क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं, राइस है, मेज है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स हैं, ओके। Next is commercial farming. Commercial farming, what is in this type of farming, crops are grown for sale. बेचने के लिए हम जो चीज़ें या जो क्रॉप से कल्टीवेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग. इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज फील्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर डन बाय मशीन्स. इसमें हम सारे मॉडर्न एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ क्या है, मशीन्स के थ्रू कंप्लीट होती है. कमर्शियल फार्मिंग में हमको ऑफकोर्स ज़्यादा चाहिए आउटपुट, ताकि हम उसको बेच सकें और हमको प्रॉफिट हो सके. कमर्शियल फार्मिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है ना. व्हाट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग? Crops are grown for commercial purposes. The most important crops are wheat and maize. जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं, जैसे wheat और maize है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो रही है, कि जैसे हमें मालूम है कि हमारा 2 टन में काम हो जाएगा हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन हम फिर भी इतना ज़्यादा कि 4 टन हम कल्टीवेट कर रहे हैं, हमको आउटपुट इतना चाहिए 4 टन. क्यों? क्योंकि बाकी के 2 टन जो है हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे. कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, है ना, तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स बिजनेस हो जाएगा. This type of farming is practiced in temperate grassland of North America, Europe and Asia. Farms are very large, extending over hundreds of hectares, and most of the work is done by machines. Due to some winters, ओनली 1 क्रॉप इज़ ग्रोन. ये जो सीवियर क्रॉप वो होती है विंटर, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में आप जानते हैं कि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, सीवियर विंटर होते हैं, तो पूरे जो उसमें होते हैं एक ही तरह की क्रॉप होती है, ऐसा नहीं होता तरह तरह के उगाते हैं, एक ही को उगाते हैं. वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उगाने की वो क्वांटिटी में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, उसको सेल कर सकें, है ना. ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है. एंड व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग? Mixed farming is cultivation of crops and rearing of animal is done on the same land. एक सेम लैंड पर, एक ही लैंड पर हम क्रॉप्स भी कल्टीवेट कर रहे हैं, फसलें भी उगा रहे हैं और एनिमल्स को रेयरिंग भी करवा रहे हैं, ग्रेजिंग भी हो रही है उन लोगों की, उसी पे मतलब पशु जो हैं चर रहे हैं, तो दोनों काम सेम फील्ड पे होते हैं. दैट इज कॉल्ड
mixed farming. This type of farming is practiced in countries of Europe, Eastern USA, Argentina, southeastern parts of Australia, New Zealand and साउथ अफ्रीका। ये इस तरह इन कंट्रीज में ये मिक्स फार्मिंग जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड काइंड ऑफ फार्मिंग इज प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है कि इसमें मतलब बहुत बड़े लैंड पर एक ही क्रॉप को जो है उगाते हैं, बहुत बड़ा लैंड होता है। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। इट्स डिस्क्राइब्ड एज लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ अ सिंगल क्रॉप एंड रिजेंबल्स फैक्ट्री प्रोडक्शन। इसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन से प्रोडक्शन होते हैं? फैक्ट्री प्रोडक्शन। इट इज बोथ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग। द फार्म produce is processed in factories located near the plantation. Hence, efficient means of transport play a vital role in the development of plantation. Some of the plantation crops are banana, tea, coffee and rubber. अब जैसे ये एक बहुत बड़े लैंड पर हमने इसका कल्टीवेशन किया, सपोज कॉफ़ी बीन्स का कल्टीवेशन किया काफ़ी उस पर, तो इसकी क्या प्रोसेसिंग और इसके लेबर का जो फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ कि पास में ही जैसे हमारे पास हमारा लैंड है और उसके थोड़ी सी दूरी पे हमने इसकी प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री वगैरह सब मैनेज कर रखी है। तो इसमें हमको हमारा जो कहेंगे ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम हमारे फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है उसके बहुत बड़ा रोल रहता है इसके सक्सेसफुल होने में। ठीक है ना, यानी कि खाली कल्टीवेशन करने से प्लांटेशन कल्टीवेशन से ही कुछ नहीं होगा। प्लांटेशन फार्मिंग के साथ साथ इसकी जो प्रोसेसिंग के लिए लेबर है या फैक्ट्रीज है या जो भी फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट वगैरह की चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। प्लांटेशन फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन मलेशिया, ब्राज़ील, इंडिया एंड श्रीलंका। ये हम कह सकते हैं कि प्लांटेशन फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में ये होता है कि कमर्शियल में तो हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का है, यानी मेनली हम उसमें ग्रेन ही कल्टीवेट करते हैं और किस पर्पस से करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने उनको सेल करने के पर्पस से ही करते हैं। एंड प्लांटेशन फार्मिंग में ये होता है कि एक ही उस पर मतलब एक लैंड पे एक बहुत बड़े लैंड पे एक ही क्रॉप होती है और उससे रिलेटेड हमको जो भी लेबर चाहिए या जो भी उसके प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री है, इसलिए इसको फैक्ट्री प्रोडक्ट का है कि इसको प्रोसेस करने के लिए जो कुछ भी हमें अवेलेबिलिटी चाहिए वो पास में होए, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होए। तो इस तरीके से अगर डेवलपमेंट होगा तो प्लांटेशन फार्मिंग इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल। ये इसके डिफरेंस है प्रॉफिटेबल में और कमर्शियल में। तो आपको समझ में आ गया ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है भी। इसमें तो ये